पहले मेरा एक सवाल है आप सभी से, बताइएगा कि प्लेइंग इट माई वे ये जो बुक है वो किस क्रिकेटर की है? तो जल्दी से बताइएगा। प्लेइंग इट माई वे ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? ऑप्शन है आपके सामने, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह। तो इन सभी ऑप्शंस को देखते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिएगा वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिएगा मैं आपको कुछ बुक्स और भी ले लेता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिलीव यानी विश्वास, आत्मविश्वास, जो बिलीव है, बिलीव नामक बुक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा सुरेश रैना। क्या है? सुरेश रैना। मेरे साथ आपका आंसर आना चाहिएगा। और बताइएगा द रेस ऑफ माई लाइफ, मेरे जिंदगी की रेस, ये जो पुस्तक है ये मिल्खा सिंह ने लिखी है। अगर पूछ लिया जाए कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये एक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये युवराज सिंह ने लिखी है। याद हो जाएगा। रेस धावक थे मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख, राइट। और यहां पर टेस्ट की बात हो रही है तो युवराज सिंह, क्योंकि टेस्ट मैच वगैरह वो खेलते हैं। तो इन बुक के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पूछा जाए ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये जो पुस्तक है वो किसकी है? तो ये सौरभ गांगुली की है। बिलीव है सुरेश रैना की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की है। और अगर पूछा जाए कि प्लेइंग इट माई वे ये जो बुक है ये सचिन तेंदुलकर से। कि माइंड मास्टर ये जो बुक है किसने लिखी थी? तो विश्वनाथ आनंद ने लिखी थी। अगर आपसे एक और सवाल पूछा जाए कि अनब्रेकेबल ये जो पुस्तक है किसने लिखी थी? बताओ, MC मैरी कॉम। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आना चाहिए। मैंने पूछ लिया, बताओ युवराज ने कौन सी किताब लिखी थी? तो बताओ द रेस ऑफ माई लाइफ या द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये आपके युवराज सिंह हो जाएंगे। तो बस 6-7 ही तो हैं जिनको आपको याद करना है, बाकी इन्हें याद कर लीजिएगा। बाकी कल की वीडियो में रिमेनिंग जो भी अच्छे इंपोर्टेंट बुक हैं उनको मैं आपको याद करा दूंगा। आपसे पूछा जाए कुछ अवार्ड है, आप जल्दी से बता दिया करें, ठीक है। पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय रेंजर का अवार्ड ये किसको मिला है? बताओ। आपको याद होना चाहिए राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर महेंद्र गिरी नामक एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको मिला है अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड। और पता हो गया रेंजर जो होते हैं वो तो फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं, राइट ना। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि 51 यानी 51वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मिला था वो किनको मिला था? 51वें नंबर का पूछ रहा हूं। नाम है रजनीकांत, याद रखेंगे रजनीकांत। देखो अमिताभ बच्चन नहीं, रजनीकांत 51वें नंबर के। अगर पूछा जाए कि अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन से नंबर का मिला था तो ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। विटले पुरस्कार 2021 ये किसको मिला है? तो ये मिला है नागालैंड के थे नुकुलू फॉर्म, उनको मिला है 2021 का विटले अवार्ड। देखो विटले अवार्ड को ही ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी बोला जाता है, तो इसको आपको नहीं भूलना है। पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? तो उनका भी आपको नाम याद रखना है। उनका नाम है डेविड डियोप और इनकी जो पुस्तक है वो है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। याद रखेंगे डेविड डियोप को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था और इनकी जो बुक थी और ये पुस्तक जिसके लिए मिला है उस पुस्तक का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। सभी सवालों के जवाब आपसे मैं बैक टू बैक पूछ रहा हूं, तो आप सभी को सारी चीजों को आप याद रखिएगा। कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किनको मिला है? तो उनका नाम है डॉक्टर शकुंतला। लेकिन यहीं पर पूछा जाए कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020, जल्दी से बताओ उनका नाम क्या था? रतन लाल, यानी मिट्टी के लाल रतन लाल। तो रतन लाल 2020 के लिए था और डॉक्टर शकुंतला जो है वो 2021 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार इनको मिला है। मैं एक देश के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं और वो है, बताइएगा लेबनान। लेबनान जो देश है इसकी राजधानी क्या है? बताओ। बैरूत है। याद रखिएगा लेबनान की राजधानी है बैरूत। और आपको याद आ गया होगा कि बैरूत के अंदर सन 2020 के अंदर अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ था, आपको पता है ना। और जब विस्फोट हो गया तो बहुत लोग इसमें जो है हताहत हुए थे और यहीं पर इस विस्फोट की जो आवाज थी वो लगभग 200 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई थी। तो अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो लेबनान यानी बैरूत के अंदर अमोनियम नाइट्रेट में जो ये विस्फोट हुआ था वो कितना भयानक था, राइट। तो इन सभी को आप थोड़ा याद रखिएगा। तो लेबनान की राजधानी हो जाएगी बैरूत। क्या आपको पता है कि लेबनान जो है वो किस सागर के बगल में है? तो याद रखना भूमध्य सागर के बगल में आता है लेबनान। देखो भूमध्य सागर के बगल में इजराइल भी आता है, ये मैंने कल आपको बताया था। अच्छा एक सवाल बहुत अच्छा है मेरे दिमाग में आ गया कि जो एक कंट्री का नाम बताना है जो भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में है। ऑप्शन में आपको दूं
क्या वो इजराइल है या टर्की है या सऊदी अरब है? बताओ जल्दी से। तो याद रखना भूमध्य सागर और इसके जस्ट ऊपर है काला सागर, उनके बीच में है क्या है? टर्की। उसे आप टर्की बोलते ना, तो टर्की जो है भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में है। कि अभी हाल ही में सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बताओ जल्दी से। सीरिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है बशर अल असद। क्या नाम उनका? बशर अल असद। ये सीरिया के नए राष्ट्रपति हैं। पूछा जाएगा कि सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। क्या आपको पता है कि इजराइल के जो नए मुख्य जो प्रधानमंत्री बने हैं, पीएम, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नेफ्ताली बेनेट। क्या है बताओ? नेफ्ताली बेनेट। और द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, दोबारा सुनो, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार नामक ये सर्वोच्च जो नागरिकता पुरस्कार है वो कौन सा देश देता है? दोबारा सुनिएगा, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, वो किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये देश है मंगोलिया। वही मंगोलिया जिसकी राजधानी है उलान बटोर। क्या नाम है इसकी? उलान बटोर। अच्छा, एक चीज और आपको याद आ रही होगी कि मंगोलिया और चीन की सीमा पर इस सबसे ठंडा मरुस्थल पाया जाता है और उस मरुस्थल का नाम है गोबी मरुस्थल। मंगोलिया का नाम याद आकर के ही आपको याद आएगा एक व्यक्ति, चंगेज खान। तो चंगेज खान का संबंध भी आपके मंगोलिया से ही है। अच्छा, आपको याद होना चाहिए कि भारत और मंगोलिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है और उस एक्सरसाइज का नाम है एलिफेंट एक्सरसाइज। तो एलिफेंट एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य होती है? पूछा जा सकता है। तो ये मंगोलिया और अपने भारत के बीच में होती है। कोई भी सवाल अगर कहीं से भी आ जाए आपको उसका जवाब पता होना चाहिए। एक और आपसे पूछा जाए कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होती है वो कौन कौन से दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है? ये आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ऐसे समझिएगा कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है ये बुध हो गया, तो मंगल बुध बृहस्पति, तो बृहस्पति और मंगल के बीच में जो ये बुध है ना, ऐसे समझो ये एस्ट्रॉयड जो है बेल्ट है, याद हो जाएगा। और बुध ग्रह के बारे में तो आपको पता होगा कि ये सूरज के सबसे नजदीक है और ये सबसे जल्दी तीव्र गति से जो है वो सूरज के चक्कर लगा देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सूर्य है ना, ये बताओ ग्रह है या उपग्रह है? जल्दी से बताओ, सूरज जो है ये ग्रह है या उपग्रह है या फिर एक तारा है? तो याद रखना, सूरज जो है ना, न तो ग्रह न उपग्रह, ये सिर्फ एक तारा है, यानी कि स्टार है। तो जून में मैं आपको 4 दिवस याद दिला देता हूं, अगर आपको याद आ जाए तो मेरे साथ रिवीजन करिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद आ गया होगा 5 जून 1974, याद आ जाएगा। 5 जून को विश्व अंतर जो है पर्यावरण यानी विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। अगर पूछा जाए कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है तो वो 8 जून को मनाया जाता है। यहीं पर एक सवाल और है, पूछा जाए कि विश्व रक्तदाता दिवस जो मनाया जाता है ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 जून को। एक और सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। और भारत के अंदर अभी आपको पता है ना, जो अभी जो मनाया गया है 2021 का, ये 7वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था। मैं आपसे कुछ मीटर्स के बारे में आपसे पूछ लेता हूं कि आपको देखता हूं आपको याद है कि नहीं याद है। पूछा जाएगा कि समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो यंत्र होता है फेदोमीटर। क्या होता है बताओ? फेदोमीटर, ठीक है। अच्छा, समुद्र की जो गहराई होती है ना, पानी जैसे से नीचे कितना गहरा है, तो वो फेदम में काउंट किया जाता है, किलोमीटर में नहीं। याद रखिएगा, जो सड़क पर जो दूरी होती है ना, तो उसको तो किलोमीटर में नाप लेते हैं, लेकिन समुद्र में अगर आप डिस्टेंस को मापेंगे तो किलोमीटर में नहीं होता, वो नॉटिकल माइल में होता है। किस में होता है बताओ? इतने नॉटिकल माइल है, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र में चलने वाले पानी के जहाज होते हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो किस में मापा जाता है? उसे नॉट बोलते हैं। कितने बोलते हैं? नॉट। अच्छा, मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पानी का जहाज जो होता है ना वो बड़ी जोर से चलता होगा। ऐसा नहीं है, वो साइकिल के बराबर चलता है। यानी कि मैक्सिमम जब आपका एकदम साफ वेदर है, एकदम अगर पता चला कि कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका जो जहाज होगा वो ज्यादा से ज्यादा 13 नॉट या फिर 15 नॉट की स्पीड से चलता है। तो नॉट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है पानी के अंदर चलने वाले जहाजों की जो रफ्तार होती है वो नॉट में दर्शाई जाती है। याद हो जाएगा। तो जो फेदोमीटर होता है ना, वो पानी के नीचे गहराई को बताता है। याद हो जाएगा। अगर आपसे एक और पूछ लिया जाए कि भूकंप को मापने का जो उपकरण होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? भूकंप को नापने का जो उपकरण होता है उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। और याद रखिएगा
भूकंप को किस पैमाने पर मापा जाता है? तो रेक्टर स्केल पर मापा जाता है भूकंप को, राइट, याद हो जाएगा। एक और चीज याद रखना, भूकंप के बारे में जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे? सिस्मोलॉजी बोलते हैं। एक सवाल और होगा कि अगर पानी के ऊपर तेल है और उसको ये पता लगाना है कि भाई इस क्षेत्र के अंदर पानी के ऊपर कितना तेल है, तो पानी की सतह पर तेल की मात्रा को मापना, ये एक मीटर है, उसका नाम है ग्रेविमीटर। देखिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, समुद्र के अंदर अगर किसी भी जहाज के द्वारा अगर मान लो तेल निकला ना, मतलब कोई समुद्र है, किसी इलाके में आपका जहाज चल रहा है और उस इलाके में यदि आपके जहाज से किसी तेल का अगर रिसाव हो गया और वहां पर अगर वहां की जो वहां की अगर पुलिस आपके जहाज का जो है इंस्पेक्शन करती है और पता चला कि ये जो जहां पर आपका जहाज खड़ा है वो तेल का रिसाव कर रहा है और पानी के ऊपर वो तेल तो अलग से दिख जाता है, तो इसका बहुत बड़ा फाइन होता है। मतलब आपका जो जहाज होता है ना, वो लाखों लाखों रुपए में छूटता है। थोड़ा भी अगर पानी के ऊपर अगर आपका तेल का जो है तेल चला गया तो इसका भी बड़ा फाइन होता है। तो ग्रेविमीटर लगाते हैं और वो पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं, माप लेते हैं। तो अब चलेगा और मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि दूर कोई चीज है और उसके तापमान को यदि आपको नापना है तो कैसे नापेंगे भैया? सपोज करो आपकी छत है, बहुत ऊंची छत है, राइट, और उस छत पर देखना है कितना मतलब कितने डिग्री सेंटीग्रेड जो है वहां पर तापमान है। तो याद रखिएगा वो मीटर है, पायरोमीटर है। कि सिक्कों के अध्ययन को मतलब क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। तो याद रखिएगा, सिक्कों के अध्ययन को, मेडल्स के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। एक और चीज आपको मुझे याद आ रही है कि बारिश होती है ना, बारिश की मात्रा को मापने के लिए कि भाई इस क्षेत्र में इतनी बारिश हुई है तो इसे किस मीटर के द्वारा नापा जाता है? तो वो होता है रेन गेज। क्या बोलते हैं उसे? रेन गेज होता है। और रेन गेज के माध्यम से ही बारिश का पता चलता है कि इस क्षेत्र में इतनी बारिश। यूपी स्टेट के बारे में मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं और यूपी स्टेट से पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी, मैं आपसे बस 5-6 सवाल पूछूंगा और 5-6 सवालों का भी आपसे जवाब आना चाहिए। बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिस जिले के अंदर सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट है? एक जिले का नाम बताओ। तो वो है आपका इलाहाबाद जिला और इसके अंदर 12 सीट हैं विधानसभा की। पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो वो गोरखपुर है। और सबसे कम बारिश जो होती है वो मथुरा के अंदर होती है। अच्छा सर जी, गोरखपुर में ज्यादा क्यों होती है? भैया क्योंकि बंगाल की खाड़ी बगल में ना, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो सीधे गोरखपुर के ऊपर होकर के निकलता है, फिर वो आपके हिमालय पर्वत जाता है और वहां से टकरा करके, जाहिर है कि जब इतना लंबा रास्ता अगर कोई जो है तय करेगा तो मथुरा आगरा के क्षेत्र में आते आते बादल कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि वो वापस जो है वो जाते हैं। तो इन सभी को आप याद रखिएगा कि मथुरा में कम बारिश होती है तो इधर गोरखपुर में ज्यादा बारिश होती है। जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा लंबी है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर याद रखना वो नदी है, बताओ जल्दी से, क्या वो शारदा है या बेतवा है या यमुना है या गंगा है? तो याद रखिएगा वो गंगा नदी है। और गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है? वो प्रतिशत में भी सबसे ज्यादा वन वहीं पर है और वैसे भी वन वहीं पर है, तो वो जिला है सोनभद्र। क्या है बताओ? सोनभद्र। सोनभद्र जिले के अंदर उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। और यहीं पर आप याद रखिएगा कि सोनभद्र जो है ना, ये आपके 4 राज्यों के साथ में सीमा लगाता है। ये भारत का भी एकमात्र जो है जिला है जो 4 राज्यों के साथ में सीमा लगाता है। कौन कौन से हैं? इधर आपका एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इधर झारखंड हो जाएगा और आपका बिहार हो जाएगा। तो 4 राज्यों के साथ सीमा लगाने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो जिला है वो आपका सोनभद्र है। कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार कौन सा है? तो उस पश्चिमी बिहार का नाम है लाख बहुसी पश्चिमी बिहार, जो कि कन्नौज के अंदर पाया जाता है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल है, बताओ उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे छोटा पश्चिमी बिहार है वो कहां पर है? जल्दी से बताइएगा। और वो कौन सा है? तो वो जो है वो है पटना पश्चिमी बिहार। और देखो मजेदारी वाली बात बताता हूं, पटना बिहार, पटना वो नहीं, पटना पश्चिमी बिहार नामक ये जो पश्चिमी बिहार है ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिमी बिहार है जो कि एटा के अंदर पाया जाता है। याद हो जाएगा। एक और चीज बताइएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है रिवर वो है आपका गंगा। तो इन दोनों सवालों को आपको कभी भी नहीं भूलना है। तो मैं आपसे साइंस का एक सवाल पूछ लेता हूं कि वेल्डिंग के अंदर कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? आपने देखा ना वेल्डिंग जब जलती है
तो वो कौन सी गैस सिलेंडर से निकलती है? तो याद रखना, ये जो गैस होती है वो एसिटिलीन होती है। एसिटिलीन के साथ में ऑक्सीजन का भी मिश्रण होता है। भाई ऑक्सीजन नहीं होगा तो बताओ आग लगेगी कैसे? तो याद रखिएगा, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है उस सिलेंडर के अंदर, जिसमें से गैस पाइप के माध्यम से और वेल्डिंग में काम ली जाती है। याद रहेगा। अगर देखो ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीजन भी है और आपका एसिटिलीन भी है, तो एसिटिलीन को आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर ए और बी दोनों हैं तो दोनों, क्योंकि ऑक्सीजन भी उसका पार्ट ही है। तो ये भी चीज याद रखो। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि जो गोताखोर होते हैं समुद्र के अंदर गहराइयों में जब जाते हैं तो वो अपने पीछे सिलेंडर बांध के जाते हैं, उन सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? बताओ जल्दी से। वो गैस पाई जाती है उसके अंदर हीलियम और ऑक्सीजन। तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण जो होता है वो गोताखोर के पीछे पीठ पर बंधे हुए सिलेंडर के अंदर जो होता है वो हीलियम होता है। एक सवाल और है सर कि वायुयान के जो टायर होते हैं, यानी कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं ना, उनके टायरों के अंदर कौन सी गैस भरी होती है और वो क्यों भरी रहती है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, ये आपका सबसे ज्यादा जो इसका जो स्रोत है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो उत्पन्न होता है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, पूछा जाए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किस गैस के माध्यम से ये जो है आता है, तो याद रखना पहला ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये नहीं है तो आप मीथेन लगा सकते हैं। आप पूछेंगे सर ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं हमारे पृथ्वी पर? देखो नुकसान तो बहुत है, फायदा मैं आपको एक बताता हूं कि अगर भारत के मतलब पृथ्वी के ऊपर क्या होता है कि औसत टेम्परेचर को बनाए रखने में ग्रीन हाउस प्रभाव इसका बड़ा ही योगदान है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो ना तो याद रखना हमारे पृथ्वी के ऊपर लगभग -18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि इतना ठंडा कि बर्फ जमने लग जाएगी। इसलिए हमारे पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है, और वो क्या करता है कि हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसको बराबर बनाए रखता है। क्योंकि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, काफी अच्छी तरह से आपका रिवीजन रहा होगा। तो वीडियो को इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट है, उन सभी प्लेलिस्ट को आप देखिएगा। एक दो प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो उनको भी आप देख करके रिवीजन कर सकते हैं आपके आने वाले पेपर तक। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बिना लाइक और कमेंट और शेयर किए हुए आपको नहीं जाना है। थैंक यू।